नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल बैंकर कपल पे। आज हमारे साथ है दीक्षा जैन। ये LIC में एज अ असिस्टेंट वर्क कर रही हैं और इन्होंने लास्ट जब नोटिफिकेशन आया था 2019 में, तब दीक्षा का सिलेक्शन हुआ था LIC में। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनसे LIC असिस्टेंट की क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी उनकी उस टाइम पे, कैसे उन्होंने ये प्रिपरेशन की थी, क्योंकि LIC की एग्जाम ऐसे हर साल आती नहीं है, तो उसमें कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा होता है। और उसके बाद ये भी जानेंगे कि LIC में कैसा वर्क कल्चर है, क्या वर्क एनवायरनमेंट रहता है वहां पे, वहां की जॉब टाइमिंग्स क्या रहती है, कैसा वर्कलोड रहता है। तो हम सारी चीजें दीक्षा से जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दीक्षा, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सारे एस्पायरेंट्स को। मैं दीक्षा जैन LIC असिस्टेंट के तौर पे अभी जॉब कर रही हूँ। और मेरा बेसिक ग्रेजुएशन वगैरह सारा यही सागर से हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग किया है। और मेरा जो 12th तक का एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय सागर से ही हुआ है। तो बेसिकली मैंने सारी एजुकेशन अपनी सागर से ही कंप्लीट की है। और उसके बाद सीधे आपने LIC का ही एग्जाम दिया, या फिर कैसे IT कंपनी में भी जॉब की है उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ आए, या फिर कैसा था? नहीं, IT कंपनी में एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर जो कैंपस थे उतने अच्छे नहीं थे। उस समय मैंने सोचा कि एक बार गवर्नमेंट को ट्राई करती हूँ। मैंने प्रिपरेशन चालू की थी। तो सबसे पहला एग्जाम मैंने IBPS क्लर्क का दिया था 2018 का। तो वो मेरा जो मेंस था वो शायद 2 या 2.5 नंबर से शायद रुक गया था। फिर IBPS PO और जो भी ईयर के एग्जाम्स होते हैं, RRB PO, RRB क्लर्क वगैरह, ये सारे मैंने उस साल के दिए थे। देने चालू किए थे तो वहां से थोड़े फिर मेरे एग्जाम्स निकलना चालू हो गए। ओके, तो LIC LIC बहुत आपका बाद में आया। इससे पहले भी और भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं? LIC से पहले नहीं, लेकिन हाँ साथ में उसके बाद जो मेरे रिजल्ट्स आए थे तो FCI AG3 जो आया था उस समय नोटिफिकेशन, वो मेरा जनरल लिस्ट से क्लियर हुआ था। वेटिंग लिस्ट में था तो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा क्लियर हो गया था। उसके ओके। अलावा EPFO का जो सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का आया था वो भी मेरा क्लियर हुआ था। और IBPS क्लर्क जो 2019 का था वो मेरा क्लियर हुआ था। उसमें मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला। ओके, तो फिर इन सब में आपने LIC क्यों चूज किया? सबसे पहला रीजन ये था कि FCI का रिजल्ट पहले आ चुका था, लेकिन उसमें मेरा वेटिंग था, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था। तो वो बाद में क्लियर हुआ, तो मेरा ऑफिशियली पहला रिजल्ट LIC का ही आया था। तो वो मैं पहले ज्वाइन कर चुकी थी। और जैसे जो दूसरे रिजल्ट्स आए तब तक मुझे ज्वाइन किए काफी टाइम हो गया था। उसके अलावा मैंने ये सोचा था कि यदि बैंक से अलग यदि मुझे इंश्योरेंस में कुछ मिलता है तो मैं इंश्योरेंस ही ज्वाइन करूंगी। और रही बात FCI की और EPFO की, तो थोड़ी सी मुझे प्रमोशनल पॉलिसीज वहां की थोड़ी सी उतनी नहीं अच्छी लगी। थोड़ा प्रमोशन वहां टाइम टेकिंग है। LIC में एज कम्पेयर्ड जल्दी है। उतना जल्दी नहीं है बैंक जितना, पर फिर भी इनसे जल्दी है। 5 इयर्स तो लगते हैं LIC में मिनिमम। तो ओके, तो इसलिए ये फिर मैंने सारी LIC। चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स को आइडिया नहीं होता कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। क्या ये बैंकिंग हाँ, जैसा ही होता है या थोड़ा सा डिफरेंट होता है? सबसे पहले एक बार एग्जाम पैटर्न बता दीजिए और उसके बाद कैसे प्रिपरेशन की थी उस टाइम पे, वो हम देखते हैं। एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट बैंक जैसा ही होता है। जैसे हम IBPS वगैरह की तैयारी करते हैं, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, इसके जैसा ही होता है। और कहना चाहिए इससे थोड़ा सा इजी एग्जाम आया था, जैसा मैंने उस समय फील किया था कि जो क्लरिकल का जो मेंस होता है SBI में भी और IBPS में भी, कंपैरेटिवली LIC का एग्जाम मेंस का थोड़ा सा इजी आया था। तो पैटर्न तो वही रहता है। प्रीलिम्स का तो बिल्कुल ही सेम रहता है। मतलब वही जो 35 35 और 30 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश, बिल्कुल सेम रहता है। बस LIC में एक चीज डिफरेंट थी कि उसमें हिंदी पूछी गई थी। ओके। वो थोड़ा एक डिफरेंट था, हाँ। हाँ, मैंने भी मतलब देखा था मैथ्स, मेंस में हिंदी भी पूछा जाता है LIC में। हाँ, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश GA के अलावा उन्होंने हिंदी भी पूछी गई थी। क्योंकि ये जो रीजनल वाइज पूछते हैं, जो जहां से मैंने अप्लाई किया था वहां पर हिंदी का क्षेत्र है, मतलब का क्षेत्र चलता है जो, तो इसलिए हिंदी भी पूछी गई थी हमें। पर अच्छा, तो हिंदी बेसिक जिसने लेवल। जहां से अप्लाई किया है उसको वहां की लोकल लैंग्वेज आई थी एग्जाम में?
हाँ हाँ, जैसे साउथ साइड जो होते हैं ना, तो वहां पर हिंदी नहीं पूछी गई थी, वहां पर शायद मैथ्स या रीजनिंग का वेटेज बढ़ा दिए थे, इस ओके टाइप से ओके। एग्जाम में। मतलब सब जगह का पैटर्न अलग अलग था, जहां से भी अलग अलग वैकेंसीज आई थी। रीजन वाइज था, जहाँ हिंदी चलती है वहां पर हिंदी भी पूछी गई, तो जहाँ नहीं चलती वहाँ इंग्लिश की पूछी तो सबसे पहले मेंस। हिंदी की बात कर लेते हैं। मान लो अगर अभी नोटिफिकेशन आया और हिंदी आया, तो हिंदी जनरली हम पढ़ते नहीं है बाकी एग्जाम्स के लिए, आरआरबी में आता है वो भी ऑप्शनल। तो अगर किसी को हम्म। इसमें कंपलसरी हिंदी पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आपने कैसे किया था? कहीं से तैयारी की थी या फिर बस जितना हमें नॉर्मली पता होता उससे हो गया था क्लियर? नहीं नहीं, हिंदी जब मैंने एग्जाम दिया था तब बेसिक हिंदी आई थी, मतलब जो हमारा जनरल बिहेवियर होता है, जो हम बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें डीप, थोड़ा सा मतलब सोच के आंसर डालने वाली, बस इतनी ही उसमें। एकदम जो लॉजिकल हिंदी, एकदम जो पर्टिकुलर वाली हिंदी होती है ना, एकदम ही प्योर हिंदी, वैसा कुछ नहीं था। सिंपल ओके। हिंदी थी, हम कर सकते। तो एक बार सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी स्ट्रेटजी बता दीजिए, आपने कैसे तैयारी की थी, और असिस्टेंट का एग्जाम है तो किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए? LIC असिस्टेंट के लिए जैसी हम तैयारी IBPS और SBI के लिए हम करते हैं, बेसिक तैयारी ना, क्लरिकल के लिए वैसी ही तैयारी चाहिए। आप मैथ्स के लिए सारे टॉपिक्स को एक बार कर सकते हैं, और उसके बाद मॉक टेस्ट की हेल्प ले सकते हैं, उतना मोर देन सफिशिएंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए थोड़ा सा उन टॉपिक्स को ब्रश अप करना होता है, जैसे मेंस में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा और कुछ दूसरी बुक से हेल्प लेकर के, और मॉक टेस्ट, जो मेंस के मॉक टेस्ट होते हैं, उस समय मुझे बहुत हेल्प मिली थी मॉक टेस्ट से। डेली एक मॉक टेस्ट लगा करके फिर उसको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जो नहीं आए हैं, जो आए हैं उनको बेटर कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से तो मॉक टेस्ट मुझे आपने काफी। कौन से लगाए थे? मैंने उस समय पे अड्डा के लगाए थे और ऑलिव बोर्ड के लगाए थे। ओके, तो उतना सफिशिएंट था एग्जाम क्लियर करने के लिए? उतना सफिशियंट। और इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू तो नहीं होता होगा एलआईसी असिस्टेंट में? इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ ओनली डायरेक्ट सिर्फ प्रीलिम्स एंड मेंस ना? प्रीलिम्स एंड मेन। तो अब एलआईसी आपके ज्वाइन किए हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। तीन हाँ, साल हो गए तो ऑलमोस्ट। क्या एक्सपीरियंस है आपका? और सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो पोस्टिंग होती है, कि पोस्टिंग अपने घर के पास मिलने के कितने चांसेस होते हैं? जहां तक असिस्टेंट की पोस्टिंग का सवाल है, तो इजीली आसपास पोस्टिंग मिल जाती है, और यदि जैसे फीमेल एम्प्लॉयज हैं तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिल जाता है, या तो मतलब जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां, नहीं तो आसपास पोस्टिंग मिल जाती है। पर जहां तक डब्ल्यू की बात है, तो डब्ल्यू में थोड़ा सा दूर पोस्टिंग मिलती है। मैं ओके, तो 3-4 साल पोस्टिंग के तो। बाद अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो असिस्टेंट में किस तरीके से ट्रांसफर्स होते हैं? असिस्टेंट में एज सच LIC में अभी इतनी हार्ड पॉलिसी नहीं है, कि जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर मतलब डब्ल्यू, उसमें 3 साल में ट्रांसफर होता ही होता है, आपको जाना ही पड़ता है 3 साल में। पर ऐसा अभी तक क्लरिकल में नहीं है, असिस्टेंट्स में नहीं है। आप एक साल एक जगह, मिनिमम 4 साल, 5 साल, 6 साल, और फिर लक डिपेंड करता है, आप रुक सकते हैं। एज सच अभी इतनी हार्श पॉलिसी नहीं है कि जाना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर आप असिस्टेंट से डबल ए में प्रमोशन लेते हैं तो फिर ट्रांसफर के चांसेस रहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डब्ल्यू में ट्रांसफर होता ही होता है, वो कोई ऑप्शन नहीं है। एवरी 3 इयर्स होता है ये, जैसे बैंकिंग में होता है वैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग से सिमिलर है, होता ही होता ओके। है। एंड अगर प्रमोशन प्रमोशन पॉलिसी की बात करें तो प्रमोशन कितने कितने टाइम में आप एलिजिबल होते हैं? और जैसे बैंकिंग में एग्जाम्स होते हैं प्रमोशन के, तो क्या एलआईसी में भी एग्जाम्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, LIC में भी एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग में JIIB और CAIIB होता है, सिमिलरली LIC में होता है। 3 स्टेजेस में होता है, लाइसेंशिएट, एसोसिएट और फेलो होता है। ये 3 स्टेजेस आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं इसके लिए, WO के एग्जाम के लिए। फिर आप एक रिटन टेस्ट होता है, उसके लिए मिनिमम सर्विस होनी चाहिए 5 साल की। जैसे ओके। मैंने ज्वाइन किया तो मुझे 3 साल हुए, अभी मुझे 2 साल और सर्विस चाहिए, फिर मैं अपीयर हो सकती हूँ। तब तक मैं अपने सारे एग्जाम क्लियर करके रख लूंगी। फिर 5 साल होने के बाद मैं 1B के थ्रू, उसको 1B चैनल बोलते हैं, 1B अच्छा। चैनल के थ्रू हम
एग्जाम लिख सकते हैं और डायरेक्ट डब्ल्यू बन सकते हैं असिस्टेंट। तो प्रमोशन उसके में। अलावा हाँ। उसके अलावा यदि कोई नहीं चाहता है डायरेक्ट डब्ल्यू बनना, तो फिर ऑल्टरनेट जो डायरेक्ट प्रमोशन वाला चैनल है कि आप असिस्टेंट असिस्टेंट से हायर ग्रेड असिस्टेंट, उससे फिर डब्ल्यू। तो वो फिर मिनिमम सर्विस के हिसाब से चलता है कि 5 साल होना कंपलसरी है। फिर आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है, 6 साल 8 साल, जब आपका बैच टच हो जाए उस हिसाब से होता ओके, तो मतलब काफी टाइम लग सकता है, 7 से 8 साल भी लग जाते हैं डबल ओ में है। हाँ, प्रमोशन लेने में। चैनल से आप जाना चाहेंगे तो टाइम लगेगा। 1D चैनल से आप जाएंगे तो आप 5 साल के अंदर एलिजिबल हो जाते हैं। फिर एग्जाम और वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता ओके। और आपका वहां पर जॉब प्रोफाइल कैसा रहता है असिस्टेंट का, मतलब क्या क्या काम करने पड़ते हैं एक असिस्टेंट को? है। देखिए, असिस्टेंट का बेसिकली क्लरिकल वर्क ही होता है, इंक्वायरी होता है। फिर डिपेंडिंग ऑन योर डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में अलॉट किए जाते हो, कहाँ आप काम कर रहे हैं। जैसे मैं पहले सैलरी सेक्शन में थी, ऑफिस सर्विसेज डिपार्टमेंट कहते हैं, तो मैं सैलरी बनाती थी, पेमेंट वाउचर्स वगैरह। लेकिन जो थोड़ा सा हायर एक्सेस के काम होते हैं, जैसे कि पेमेंट को चेक करना ठीक बना है कि नहीं बना है, लोन यदि जा रहा है तो लोन मैं प्रिपेयर कर सकती हूँ उस वाउचर को, पर उसकी चेकिंग करना, पासिंग करना कि ठीक बना है कि नहीं बना है, वो फिर क्लास वन ऑफिसर की उसमें चला जाता है, वो क्लास वन ऑफिसर ही करता है। बाकी वर्क प्रोफाइल, बेसिक काम सारे, आप कोई भी LIC का काम है उसका जो बेस इनिशियल काम है वो आप सारे कर सकते हैं, है ना। जो वाउचर मेकिंग का काम है वो आप कर सकते हैं, बेसिक आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, चेक करने के लिए ऑफिसर होते हैं। तो आप जैसे बेसिकली आप ऑफिसर सारे मतलब डबल ओ ना? डब्ल्यू एंड अबव। तो असिस्टेंट और डबल ओ में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होता है, मतलब काम में भी और बाकी चीजों में भी? देखिए, बेसिकली डिफरेंस कहा जाए तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिफरेंस बहुत बड़ा आ जाता है। बाकी काम में तो ऐसा है कि बेसिक काम आप कर रहे हैं, फिर उसको चेक डब्ल्यू कर रहा है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई गलत पेमेंट होता है तो उसके कैलकुलेशन को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डब्ल्यू की होती है। सारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मेन फैक्टर होता है। वो काफी मतलब असिस्टेंट में उतना नहीं रहता है कि आप चेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी पेमेंट को, कि फाइनल पेमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, आप सिर्फ मेकिंग प्रोसेस में है, लेकिन उसको चेक करने की प्रोसेस और फाइनल पेमेंट की प्रोसेस जो होती है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो डब्ल्यू के लिए होता है। तो मेन चीज जो मेन फैक्टर आता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है। उसके अलावा फिर जो हायर लेवल के, जैसे कि एक्सेस होता है, हम एक लिमिट तक एक्सेस ले सकते हैं LIC में काम करने के लिए, उसके ऊपर का एक्सेस सिर्फ क्लास वन ऑफिसर्स को मिलता है। तो उस एक्सेस में डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो जो वर्क लोड है वो भी कंपैरेटिवली उन्हें ज्यादा होता है या ऑलमोस्ट सेम ही होता है? नहीं, कंपैरेटिवली डब्ल्यू में और असिस्टेंट में यदि देखा जाए तो डब्ल्यू के पास वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओके, और अगर हम असिस्टेंट की बात करें तो आपकी जो जॉब है उसमें किस तरह का मतलब वर्क प्रेशर, क्या बहुत ज्यादा होता है या नॉर्मल वर्क होता है? नहीं, LIC में वर्क प्रेशर एवरेज है। हम एकदम कम भी नहीं कह सकते हैं और एकदम बहुत ज्यादा भी नहीं कह सकते हैं। एवरेज वर्क प्रेशर है। कभी होता है कि 2-3 घंटे आप निकाल लेते हो दिन के कि आपके पास कोई काम नहीं हो, कभी होता है कि दिन भर काम होता है। हमारे यहाँ मेन LIC में 15 और मतलब हाफ ईयरली, हाफ मंथली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग का रहता है, जैसे 15 और 31 का रहता है। ये 2 दिन काफी हमारे हेक्टिक होते हैं, और मार्च तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रहता ही है। बाकी मंथ में ये 2 दिन ज्यादा हेक्टिक होते हैं, बाकी एवरेज वर्क प्रेशर रहता है, इन दोनों दिनों को छोड़ दिया जाए। और जॉब की टाइमिंग्स क्या रहती है आपकी? जॉब की टाइमिंग्स 10 से 5:30 होती है। कभी रेयर केसेस में 5:30 के बाद यदि रुकने का ज्यादा काम हो, बाकी जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है वो यही है। बाकी असिस्टेंट्स में नहीं रुकना पड़ता है, बहुत डबल ओ रेयर होता है में कभी कहीं कोई। एक्सटेंड हो जाता है टाइम? उनको तो रुकना ही पड़ता है, क्योंकि रहता ही है काम, डेली का भी कुछ ऐसा काम रहता है कि रुकना ही पड़ता है। आधा 1 घंटा तो हो ही जाता है ओके। एवरेज। और वर्क कल्चर की बात करें तो कैसा एनवायरनमेंट रहता है वहां पे? LIC में वर्क कल्चर बहुत अच्छा है।
एकदम फैमिली टाइप का ही है। LIC फेमस है इस चीज के लिए, और काफी हेल्पफुल है। हम लोग नए गए थे तो काम से थोड़ा डर लगता था या कुछ भी, हमें बहुत आराम से थोड़ा इजी फील कराया, सब कुछ सिखाया, बताया। बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। कहीं फंस जाते हैं तो लोग होते हैं आपकी हेल्प के लिए। कुछ मेरा तुम्हारा टाइप का कुछ नहीं है यहाँ पर। सब कुछ भी फंसता है तो आसानी से उसको सॉल्व करवा देते हैं। वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे बैंक में जैसे ब्रांचेस होती है, फिर रीजनल ऑफिस होते हैं, सर्कल ऑफिस, हेड ऑफिस, तो क्या एलआईसी में भी वैसे ही रहता है या सारी ब्रांचेस ही रहती है? नहीं, हमारे यहाँ भी ब्रांच ऑफिस होता है। ब्रांच ऑफिस से ऊपर डिविजनल ऑफिस होता है। ब्रांच ऑफिस से नीचे सैटेलाइट ऑफिस होता है। फिर डिविजनल ऑफिस से फिर वही हायरार्की जाती है, जोनल ऑफिस, देन सेंट्रल ऑफिस, ऐसा जाता है। ओके, तो आपकी अभी ब्रांच में पोस्टिंग है? जी, मैं ब्रांच ऑफिस ऑफिस में पोस्टेड हूँ। तो जनरली वहां पर कितना स्टाफ रहता है? ब्रांच ऑफिस में ऑन एन एवरेज 25 का तो रहता है। मेरे यहाँ 36 का स्टाफ है, पर कहीं कहीं छोटी ब्रांचेस में कम भी होता है। 25-30 का स्टाफ होता है ओके, ऑन एन मतलब एवरेज। हाँ, ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू बैंक। स्टाफ अच्छा होता है। सागर में 3 ब्रांच है और लगभग लगभग 2 ब्रांच में 36 या 37 का स्टाफ है। एक ब्रांच में थोड़ा सा कम है, पर इतना स्टाफ होता है। ओके। और अगर हम अभी बात करें सैलरी और बेनिफिट्स की, तो अप्रोक्सीमेट कितनी, एक न्यू ज्वाइन जो असिस्टेंट होता है उन्हें अप्रोक्स कितनी सैलरी मिलती है? न्यू ज्वाइनिंग के लिए आप आज की डेट में लगा सकते हैं, लग 45 to 46 तो होगा ही मिनिमम। मेरा 2 इंक्रीमेंट लगे हैं और एक इंक्रीमेंट और है मेरा, ये प्रमोशनल एग्जाम का। ये 3 इंक्रीमेंट हटा दिए जाएं तो मेरा फिर भी नहीं, इनको साथ में यदि लिया जाए तो मेरा 53 या 54 बनता है आज के टाइम पर, क्रॉस। तो आप इतना हटा देंगे तो 6-8 हजार का इंक्रीमेंट होगा। तो इतना 45-46 तो होगा न्यू ज्वाइनिंग के लिए आज की डेट में। ओके, तो ये आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क से काफी ज्यादा होता है। हाँ, ये ज्यादा होता है। उसके अलावा फिर दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? अलाउंसेस भी मिलते हैं और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, सैलरी के साथ में हमें सोडेक्सो मील कूपन्स मिलते हैं। वो डेली बेसिस पे मिलते हैं। जितने दिन आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे उतने दिन का सोडेक्सो मील कूपन मिलेगा। तो वो ऑन एन एवरेज महीने के 20 दिन तो बनते ही हैं, तो 3,500 से 4,000 रुपये हो जाता है। तो वो एक सैलरी के अपार्ट आपको पैसा मिलता है। उसके अलावा LTC वगैरह जो बैंक्स में भी मिलता है। हमारे यहाँ भी हर 2 साल में LTC वगैरह मिलता है। और जनवरी में मेडिकल अलाउंस मिलता है 9,800 रुपीज का। तो ये भी है। इसके अलावा फिर जो न्यूज़पेपर मोबाइल वगैरह का होता है, महीने का 500-600 रुपये होता है दोनों को मिला करके, असिस्टेंट के लिए। और क्लास 1 ऑफिसर्स के लिए काफी ज्यादा होता है महीने का। उनको मेड वगैरह का भी मिलता है। मेड का मिलता है, टी वगैरह का एक्सपेंसेस का मिलता है, जो ऑफिस में टी वगैरह के लिए। तो उतना वो सब भी मिलता ओके। तो जैसे ये अगर कन्वेंस होता है जो पेट्रोल करके मिलता है बैंकिंग में, वो पेट्रोल वाला अलाउंस शायद एलआईसी में नहीं मिलता ना? है। पेट्रोल अलाउंस अभी नहीं है LIC में। और अगर हमको क्वार्टर्स की उसकी बात जगह करें, पर कन्वे क्वार्टर्स या लीज्ड अकोमोडेशन एलआईसी में मिलता है? हाँ, मिलता है, लेकिन क्वार्टर्स जो है वो क्लेरिकल के लिए नहीं है, सिर्फ ऑफिसर्स के लिए हैं। अ, और लीज्ड अकोमोडेशन भी शायद, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, पर वो भी ऑफिसर्स के लिए ही है। क्लेरिकल के लिए शायद ये सुविधा नहीं है। ओके। तो जैसे अभी हमने सुना या सुनने में आ रहा है कि इसे एलआईसी का डबल एओ का या असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, एडीओ के भी सुना है कि एडीओ का भी आ सकता है। तो अभी क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप एस्पायरेंट्स को, क्योंकि अभी एसबीआई, आईबीपीएस ये सब तो खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट। अब ज्यादा एसबीआई का भी पीओ बस बच रहा है, उसके बाद एफसीआई का जी, एग्जाम आएगा, तो अब ज्यादा एग्जाम्स बचे नहीं है। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे एस्पायरेंट्स को? मेरी एडवाइस यही है कि अपनी प्रिपरेशंस को एकदम गियर अप कर लें।
बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। एलआईसी एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है काम करने के लिए। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें कि एलआईसी खतरे में है। एलआईसी बिल्कुल सेफ है। आईपीओ आने से कोई इंस्टीट्यूशन प्राइवेट नहीं हो जाता है जैसे कि मार्केट में अफवाह है। एलआईसी बिल्कुल सेफ है। सिर्फ आईपीओ आया है। आईपीओ बैंकिंग बैंक्स का भी, बहुत सारे बैंक्स का आ चुका है पहले। तो सिमिलरली एलआईसी का आया है। ये कोई खतरा नहीं है एलआईसी पे। और जहां तक वैकेंसीज की बात है तो वैकेंसीज काफी आने वाली हैं। आने वाले 6 से 8 साल में एलआईसी में बल्क में रिटायरमेंट्स हैं। बैच के बैच रिटायर होंगे क्योंकि सिमिलर एज ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं। वो 8 साल में 10 साल में रिटायर हो जाएंगे। एलआईसी को स्टाफ चाहिए। एलआईसी में नोटिफिकेशन जरूर आएगा। अच्छी वैकेंसीज आएंगी। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है एलआईसी काम करने के। ओके, तो थैंक यू सो मच दीक्षा। आई होप कि आपने जो बताया उसके कारण और ज्यादा मोटिवेशन आएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आईबीपीएस एसबीआई ये सब हो जाते हैं, उसके बाद एग्जाम आता है तो जो एस्पायरेंट्स है वो छोड़ देते हैं बीच में पढ़ाई। और इन केस अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर उन्हें और ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। एक और चीज मैं आपसे हाँ। पूछना भूल गई कि इस वाला जो एलआईसी, इसमें जो कट ऑफ होती है वो पहले से आ हम्म। जाती है नोटिफिकेशन में कि ये मिनिमम मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। हाँ। तो ये क्या लाना ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है? नहीं, जैसे कि मैंने जब एग्जाम दिया था तब शायद, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है, 3 साल हो गए हैं, पुराना बात हो गई है। लेकिन जीए का कट ऑफ शायद 16 उन्होंने दिया था। इसी टाइप शायद 16 ही 16 था कट ऑफ। हाँ, तो 16 था। 16 नंबर लाना। हाँ। और 40 नंबर का एक सब्जेक्ट होता है। हम्म। 40 40 करके 200 का मेंस। तो मेरे हिसाब से 16 नंबर लाना इतना टफ नहीं है। 16 नंबर तो आ ही जाते हैं। यदि आप हर सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं तो 16 नंबर आ जाते हैं। 16 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, मिनिमम तो कट इस ऑफ इतना टफ नहीं होता है। और जो कट ऑफ मिनिमम होता है वो ही कट ऑफ आता है या फिर कट ऑफ बढ़ भी जाता है रिजल्ट आने के बाद? नहीं नहीं, मिनिमम कट ऑफ नहीं बढ़ता है। मिनिमम कट ऑफ 16 था, वो 16 ही रहा। लेकिन जो फाइनल ओवरऑल कट ऑफ होता है वो डिक्लेयर करते हैं बाद में, ओके, वो जैसे कि बाद में बाकी सारे डिक्लेयर होते एग्जाम्स हैं। में करते हैं। हाँ। बाकी ओके। मिनिमम जो कट ऑफ होता है वो नहीं बढ़ा। सो थैंक यू सो मच दीक्षा हमारी चैनल पे आने के लिए और इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि जो वहाँ काम कर रहा है उन्हीं को एग्जैक्टली पता होता है कि क्या है वो ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पर किस तरीके से काम होता है। तो आई होप कि इससे हमारे एस्पायरेंट्स को काफी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।